दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव और हम आज बात करेंगे लोकसभा सीट को लेकर के कि जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि कौन कितना सीट देगा। तो बिहार की राजनीति में आखिर सीट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, हम विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे साथ नेशन सिटी लाइव के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि सारा चीज़ें आपको बारीकी से बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है रमन जी आपको। धन्यवाद विभू जी। और मैं बताऊं कि जिस तरह से 2024 में जो चुनाव 4-5-6 महीने और हैं, मैं आपको बताऊं कि चुनाव के जो तारीख हैं जल्द निकलने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक सीटों की अगर बात की जाए, जिस तरह से सीटों का बंटवारा, तो एनडीए में तो एक खाका साफ नज़र आ रहा है कि एनडीए में जैसे 40 सीट हैं बिहार में, तो बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम तो 40 में से कम 30 सीट पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। देख लीजिए, उसके बाद आ जाते हैं जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, उसके बाद पशुपति पारस हैं और चिराग पासवान है। तो जो इनका खेमा ज़रूर लंबा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ जो सीटों का दाव पेच है, कहें कि बंटवारे की जहाँ बात आएगी तो बहुत आसानी से बीजेपी ने एक चीज़ मैं बताऊं कि बहुत जल्द ही क्लियर कर दिया है कि इस बार वो चुनाव को, खासकर जो लोकसभा चुनाव है उसको बिहार में वो हल्के में नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना कि 40 में से 40 सीट हम लेंगे, वो तो खैर हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पिछली बार भी गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा था, एनडीए गठबंधन ने, उस समय नीतीश कुमार साथ में थे इनके, तो 16 सीट नीतीश कुमार जीत कर आए थे, 17 सीट बीजेपी जीत कर आई थी, 6 सीट पर लोजप्पा जीती थी। उस समय रामविलास हुआ करती थी। उस समय दोनों पार्टी, जो दोनों चाचा भतीजा जो थे साथ में थे, रामविलास पासवान स्वयं जीवित थे। जैसे मांग तो उनकी 7 सीट की थी, आपको याद होगा कि 7 सीटों की मांग थी, लेकिन बीजेपी ने 6 सीट पर उनको राजी किया और 1 सीट लोकसभा से रामविलास पासवान को भेजा था, आपको याद होगा। उसके बाद जो अब जो चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने तो स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि 30 सीट पर, कमोबेश अगर कहें तो 5-6 सीट की बात जो चल रही है, चिराग पासवान, तो चिराग पासवान 5 सीट लेते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे हिसाब से। 2 सीट जो है पशुपति पारस के खेमे में जाएगी। पशुपति पारस खुद, अब इस पर भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या एनडीए गठबंधन कहीं दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट करती है, ऐसा लेकिन लग नहीं रहा है। उनके तेवर को देखकर, जिस तरह से बागी तेवर अपनाए हुए हैं उन्होंने, एक जैसे छोटे बच्चे की तरह हठ जो बांध रखी है कि नहीं, मुझे लड़ना है तो हाजीपुर से ही लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में जो जनसंपर्क अभियान है, लोगों को पार्टियों से जोड़ना, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, बहुत बहुत बड़े लेवल पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन तो दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ चाचा भतीजे की बात करें हाजीपुर सीट को लेकर, जिस तरह से कह रहे हैं कि पशुपति पारस हम वहाँ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और चिराग पासवान कहते हैं कि पापा का जो सपना है और पापा जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है। तो आपस में क्या लग रहा है? देखिए, जब एनडीए की बात होगी, जब बैठक होगी, जब अमित शाह, आपने देखा होगा कि जब सभी सर्वदलीय, जब सभी एनडीए के कुनबों को जब एक साथ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे, तो एक बड़ी चीज़ उसमें देखने को मिली थी कि पैर छूकर आशीर्वाद लिया था नरेंद्र मोदी से। शुरू से ही नीतीश कुमार से सदा वो खफा रहे हैं, चाहे जो भी हो। उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में काम नहीं किया, चाहे वो नल जल योजना हो, उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें वो मुद्दे की बात आप देखिएगा तो मुद्दे की भी बात कर तो रहे हैं खास वो। बात क्या लग रहा है कि जो पिछली बार जिस तरीके से चिराग पासवान ने दांव पेच खेला था नहीं, उस समय जो बिहार दाव की पे, राजनीति में, वो उस समय जो जो आप अगर विधानसभा की बात कर रहे हैं 2000 में, तो उन्होंने दाव ने, ये कह सकते हैं एक तरह से प्लान था बीजेपी को। जिस तरह से जो नीतीश कुमार थे वो हावी हो रहे थे एनडीए गठबंधन में बीजेपी के ऊपर, तो उसकी औकात को कम करने के लिए, बाद में आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार और उनके दल के, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, चाहे उनके प्रवक्ता एमएलसी जो हैं नीरज कुमार सिंह, उन्होंने भी कहा कि भीतरघात हमारे साथ हुआ है। मतलब एक तरफ चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो दूसरी तरफ उनके एगेंस्ट जाकर और उन्हीं सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट दिया जहां जहां जदयू के उम्मीदवार थे, और जहां 74-73 पार्टियों वाली जो सीटों वाली पार्टी थी,
वो 40-39 पर आकर सिमट गई थी। भीतरघात की आप बात कर रहे हैं, ये तो राजनीति की खूबसूरती ही है ना कि भीतरघात तो करेंगे ही। नहीं, इसको खूबसूरती नहीं कहते हैं। जिस अंदाज में किया था, जिस अंदाज में उन्होंने किया था कि नीतीश कुमार, पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जम के हमला बोला था। जिस तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने कहा था कि ना यहाँ स्वास्थ्य अच्छा है, ना शिक्षा अच्छा है, तो एक कहते हैं ग्रास लेवल पर जो आकर उन्होंने जो बात की, आम जनमानस की बात की। एक उनके राजकुमार सिंह जीते भी थे, उनके एक विधायक को बाद में शामिल हो गए जदयू में। तो ये नहीं है कि चिराग पासवान दूरदर्शी हैं। उनके पिता को कहा जाता था कि मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उनसे ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चिराग पासवान दूरदर्शी हैं। वो देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं, और वो खुद को इस सोच में, इस विज़न के साथ आ रहे हैं कि आप पॉपुलैरिटी के मामले में देखिए ना, आप कहीं भी जाते हैं, अभी 2 युवा चेहरे हैं बिहार में, अगर कहें तो 2 ही युवा चेहरे हैं। पहला तेजस्वी यादव, दूसरा चिराग पासवान। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी पर अगर जाइएगा, आप पॉपुलैरिटी देखिए तो चिराग पासवान जिस भी सभा में जाते हैं, वहाँ भीड़, अथाह भीड़ होती है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। ऐसी बात नहीं है, विपक्ष इस पर कहते भी रही है कि वो हीरो थे, शायद हीरो को लेकर नहीं, वो हीरो थे। उसके बाद जब राजनीति में उन्होंने कदम रखी, जब राजनीति की समझ हुई उनके पास, उसके बाद ये नहीं। पासवान, ऐसा नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान के फेवर की बातें आप कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान के फेवर की बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम तो सीट बंटवारों पर आए हैं। सीट बंटवारे कैसे कैसे होने हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी 30 सीट पर लड़ेगी। 1 सीट जीतन राम मांझी को, जो गया, मुझे लग रहा है गया सुरक्षा एनडीए गठबंधन लड़ाए। 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की बात बनती नजर आ रही है, काराकाट से, और एक और किन्हीं को वो टिकट दिलाने में अगर सामर्थ्य होते हैं, अगर उनकी चलती है। एक खास बात नोटिस करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार को भी कहा जाता है कि ये पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, और जब ये राजनीतिक खेल करते हैं तो बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं, ऑल ओवर। तो जिस तरीके से 18 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इस बार भी वो बहुत ही सधे हुए गेम करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से एनडीए के साथ आना, जब शुरुआत क्षणों में जब लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, तो पहले वो भाजपा के साथ थे। उसके बाद जब बीच में भाजपा और जदयू के बीच कुछ कड़वाहट बढ़ी, वो कड़वाहट नहीं थी, मैं आपको बताऊं, कड़वाहट नहीं थी। देखिए क्या हो जाता है कि जब एक दूसरे से महत्वाकांक्षा ऊपर, बीजेपी को ऐसा लग रहा था, जब दूसरे टर्म में जब आई थी तो बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत कर आई थी, तो एक दबाव बनाना चाह रही थी, दबाव की राजनीति करना चाह रही थी। लेकिन नीतीश कुमार को वो स्वीकार नहीं था। नीतीश कुमार ने तुरंत जो रात्रि भोज दिया था उसको कैंसिल किया। उसके बाद दोनों तरफ से वार प्रतिवार हुए और गठबंधन टूट गया महागठबंधन के साथ। और महागठबंधन की मजबूरी थी कि चूँकि लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि तेजस्वी तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब नीतीश कुमार रास्ते से अलग हो जाएंगे, तो साथ मिलकर उनको हटाने का काम चल रहा है। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से अभी बिहार में सबसे लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है, तो और सीटें सबसे ज़्यादा है, तो क्या इसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव और लोकसभा की सीट में, लोकसभा को में कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो INDIA गठबंधन, इंडिया जो नाम पड़ा है, उसमें कह सकते हैं अभी गठबंधन में, इस गठबंधन में अभी सबका मेल नहीं हुआ है। बातें सब कर रहे हैं, लेकिन जब जो मेन मुद्दा है सीट बंटवारे का, सीट बंटवारे की जब बात आएगी तब ये खेल बिगड़ेगा। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार ने पहले ही बैठक से कहना शुरू कर दिया था कि सीट शेयरिंग जो है वो हो जाना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। क्षमा करें, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सब राज्यों के चुनाव होने हैं। जिस तरह से कर्नाटका में कांग्रेस जीती, उसके बाद कह सकते हैं कि वो फ्रंट फुट पर है।
और जितनी और भी जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो बैकफुट पर चलेगी। वो देखना चाह रही है कि अगर इन राज्यों में, अगर मान लीजिए 2-3 राज्यों में भी अगर उनकी सरकार आती है तो वो अपने मन मुताबिक काम करेंगे। देखिए, बिहार में पहले ही जो बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कह दिया कि हमें भाई 25% जो है हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन देखिए, जब आप बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की, जब लोग अपना दावेदारी की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि सामंजस्य बरतना सीटों को लेकर अपने आप में बहुत बड़ा गेम होगा ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लालू प्रसाद ने तो पहले ही कह दिया कि हम मोदी मुक्त भारत के लिए हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या नीतीश कुमार कुर्बानी देंगे? 16 सांसद उनके अभी हैं। अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए, अगर सब दलों को मिलाया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उसमें राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, और अभी मुकेश सहनी जिनका पत्ता नहीं खुला है। मुकेश सहनी अभी इस राह में हैं कि जहां भी जाएं उचित सम्मान हो। उन्होंने तो एनडीए को भी साफ तौर पर कहा था कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिलेगी उतनी ही सीटों पर हम लड़ेंगे। मतलब 5-6 सीटें वो भी मांग रहे थे। अगर मान लीजिए कि वो अगर जाते हैं, इंडिया गठबंधन में जाते हैं, तो वहाँ भी उनकी 5-6 अगर सीटें हैं तो मान के चलिए 3-4 तक आती हैं। तो 3-4, अब मैं आपको गणित समझाता हूँ। अगर 10 सीटें जैसे कांग्रेस ने मांग की है, 40 का 25% हो गया 10 सीटें कांग्रेस मान के चल रही है। लेफ्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमने 8-9 जगहों पर तैयारी शुरू कर दी है। तो 10 और 8 ही हम मान के चलते हैं तो 18 सीटें हो गई। अब बच गया 22 सीट। 22 सीट में लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ेंगे, मतलब राजद भी चुनाव लड़ेगी, जदयू भी चुनाव लड़ेगी। और अगर कहीं खुदा ना खास्ते मुकेश सहनी आ जाते हैं तो मुकेश सहनी को वो कितनी सीटें देंगे? सबसे बड़ा जो देखिए, दूसरी चीज़, पूर्वांचल जो है बिहार का, जो पूर्वांचल है, उस एरिया में कोसी का क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा सा दबदबा टीएमसी का भी है। तो हो सकता है टीएमसी भी एक आध सीट पर अपना दावा पेश करे। वैसे ही अगर हम कहें कि पश्चिमी जो बिहार है, जो उत्तर प्रदेश से सटा है, तो सपा भी कह सकती है, जैसे बक्सर की सीट हो, इन सब सीटों पर वो अपना दावा पेश कर सकती है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। बीजेपी में, एनडीए में तो क्लियर है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। आपको पता होगा कि नवादा में जब रैली करने गए थे अमित शाह, वो सीट लोजपा की सीट थी, लेकिन उन्होंने वहां जाकर साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के लोग अब यहाँ से ये बीजेपी की सीट होगी अगले चुनाव में, मतलब 2024 में। उन्होंने साफ कर दिया। लोजपा को भी एक साफ संदेश दे दिया है कि हम जहाँ से चुनाव चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप सहयोगी हैं, सहयोगी की तरह रहें और मदद करें, तो क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी कितनी पार्टियों के साथ अलायंस करना चाहेगी? देखिए, बीजेपी तो जितनी भी पार्टियां थी उनसे जिनके साथ अलायंस होना था, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, उससे हो गया, हम हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं इधर चिराग पासवान जो लोजपा का दोनों गुट था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके संरक्षक जो हैं, जिसके पशुपति पारस हैं, और इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके चिराग पासवान सर्वे सर्वा हैं। तो इन सब दलों के साथ तो इनका गठबंधन हो ही गया है। लेकिन बात आके रुकती है कि क्या मुकेश सहनी जब आएंगे या वो इंडिया में आए। कितना महत्वपूर्ण रहेगा मुकेश सहनी? देखिए, मुकेश सहनी, एक चीज़ मैं बताऊं कि भारतीय राजनीति में जिस तरह से मुकेश सहनी का बिहार की राजनीति में प्रवेश हुआ, लगा था सन ऑफ मल्लाह कह रहे थे, सन ऑफ मल्लाह लग रहा था कि नून बिंद मल्लाह निषाद ऐसे करके, तो अभी तक सबको एकजुट नहीं कर पाए। उनके खेमे के जो सबसे कद्दावर नेता थे, वीआईपी के जो सबसे कद्दावर सदस्य थे, मुकेश निषाद थे। मुकेश सहनी के जो सबसे पुराने हम साथी थे, मुकेश निषाद थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। उन्होंने पार्टी बनाई और अभी के समय में जितने भी बड़े निषाद के नेता हैं वो उनके साथ घूम रहे हैं। उनकी बैठक भी हुई है, अमित शाह से भी मिले, नित्यानंद राय से भी दिल्ली जाकर मिले, पटना में भी बैठकें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि पटना में बैठकें नहीं चल रही है, लेकिन पटना में भी बैठकें होने के बाद उनको जो है मुकेश सहनी को
औकात दिखानी है, क्योंकि मुकेश सहनी जितनी बड़ी बातें करते हैं, मुकेश सहनी उतना प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। चाहे खुद का सीट देखिए ना। आपको क्या लगता है इस चुनाव में मुकेश सहनी क्या आजमाएंगे, किस तरीके से देखिए क्या देखिए एक गांव घर में कहावत है कि ऐसा ना हो कि हमारे गांव में कहावत है कि डगरा का बैगन। तो कहीं ये ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी डगरा के बैगन ना हो जाए, ना इधर के रहें ना इधर के, कभी लुढ़क के इधर जाएंगे कभी लुढ़क के इधर आएंगे। तो ये पता अभी नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जानती है, उन सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। 2-4 अगर लोकसभा सीट जो है वो छोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ, लड़ाई ये अगर कहें कि एक तरफा है। जिस तरह से पिछली बार मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उस समय जदयू भी साथ थी। ये आपको भूलना नहीं होगा कि मांझी जी वो भी कुछ सीटों पे चुनाव तो लड़ेंगे ही, उनका क्या दावा रहेगा? देखिए, मांझी किसी भी दल में रहें, लेकिन अभी तक उतना बड़ा जो प्रभाव है डाल नहीं पाए हैं। एक विशेष जाति के नेता हैं जीतन राम मांझी, लेकिन जिस तरह से भी हालिया दिनों में उनकी पार्टी के लोगों को, अब वो बताइए जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग उनके बेटे पोते दामाद, दशरथ मांझी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बेटे और कह सकते हैं उनके जो दामाद हैं, वो जदयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली थी। और जिस उसी देखिए मेन चक्कर यही है, जीतन राम मांझी ने जो ये गठबंधन को, महागठबंधन को इसलिए छोड़ा क्योंकि ना ही उनको कोई मीटिंग में बुलाई जा रही थी। उल्टा आरोप लगा दिया नीतीश कुमार ने कि ये जासूसी करने के लिए यहाँ पर थे। उनको मीटिंग में इसलिए नहीं बुलाया जाता था कि इधर की बातें ले जाकर, मतलब शुरू से ही वो विश्वास पात्र, भले ही वो महागठबंधन में रहे हों, लेकिन कभी वो विश्वासी नहीं रहे। तो मांझी को एक सीट से मेरे ख्याल से संतोष करना पड़ेगा। वो गया की सीट है, बीजेपी भी चाहेगी कि, और बीजेपी मना लेगी, क्योंकि मांझी का अभी तक अगर देखा जाए तो उतना बड़ा कद बिहार की राजनीति में नहीं हुआ है। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो कोयरी समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। वो जदयू में भी इसीलिए गए थे क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र 73 साल हो गई है, और 73 साल के बाद उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई चेहरा होगा बिहार में मुख्यमंत्री या गद्दी कहें, तो उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार अपने अंतिम अवस्था में गद्दी मुझे सौंप के, तभी तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ छल किया। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो वसीयत होती है, जो ज़मीन होती है, जो जायदाद होती है, उसमें आधे आधे का हिस्सा होता है। हम बात करेंगे कि बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी की बात करें तो जितनी जगह जैसा मतलब कि वहाँ पे प्रभाव रहेगा, जिस मतलब कि कास्ट के हिसाब से देखिए, जैसा सिचुएशन वैसा सीट दिया जाता है। लेकिन ऐसे में बीजेपी यदि चाहेगी कि 40 को 40 सीटों से हम सीट पे हम अपना मतलब कि उम्मीदवार खड़ा करें तो क्या? नहीं, देखिए बीजेपी, देखिए बिहार जब से जदयू से अलग हुई है बीजेपी को भी एक अच्छे मतलब कैंडिडेट की तलाश होगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर कह रही है 300 सीट पर, तो 300 सीट पर उसे अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। एक बड़ी बात ये भी आप समझ लीजिए, जिस तरह से अभी हालिया में आपने चर्चा सुना होगा कि 5-7 सांसद हैं, उनके टिकट भी कट सकते हैं, जिसमें रविशंकर प्रसाद हैं, राधा मोहन सिंह है, यहाँ तक कि मैं सुन रहा हूँ कि जो इनके फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, उनका भी टिकट कटने वाला है। रामकृपाल यादव की बात भी की जा रही थी कि रामकृपाल जी भी अब एक एज के हो चुके हैं। तो बीजेपी ने सबसे बड़ी चीज़, देखिए विभू, एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस बार वो दाव जो खेलेंगे युवाओं पर खेलेंगे। जो भी दाव, जिस तरह से आप देख रहे थे कि जो सेंट्रल कमेटी तो ये बनी लोग थी, हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे जितने भी बुजुर्ग लीडर हैं अभी वर्तमान ये में? हाथ पर हाथ धरे नहीं रहेंगे। रविशंकर प्रसाद बहुत ही कह सकते हैं काबिल नेता हैं, लेकिन हो सकता है उनको राज्यसभा से भेजा जाए। ऐसा नहीं है कि जो सीनियर लीडर हैं उनको राज्यसभा से नहीं भेजा जाएगा, राज्यसभा से भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब युवाओं को हर एक पार्टी तरजीह दे रही है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाह रही है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार का परिवर्तन चुनाव होगा। परिवर्तन जो होगा, कैंडिडेट में परिवर्तन होगा। मैंने आपको बताया तो कि नवादा सीट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वहाँ से
लोजपा के चंदन सिंह थे, अभी तो फिलहाल वो पशुपति पारस गुट में हैं, लेकिन वहाँ की भी सीट बीजेपी लड़ेगी। और ये संभावनाएं जताई जा रही है कि हिसुआ के जो पूर्व विधायक थे अनिल सिंह, हो सकता है कि वहाँ से कैंडिडेट हों, और अच्छी पकड़ मानी जाती है। ठीक है। ओवरऑल हम बात करें लास्ट सवाल के रूप में कि जिस तरीके से बीजेपी का जो अभी लोकसभा सीटों पर फोकस है, तो पूरे इस चुनाव में क्या पहले के चुनाव में और इस बार के चुनाव में कैसा पलड़ा रहेगा भारी? देखिए, अगर पलड़े की बात की जाए तो विधानसभा का जो चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव, वो अलग चुनाव होता है। वो जाति पर पड़ते हैं, धर्म पर पड़ते हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में चेहरा होता है जो कि बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जबकि अभी इंडिया गठबंधन जो है INDIA, उसके पास कोई चेहरा नहीं है। अगर चेहरा की मान लीजिए चुनाव आते आते नज़दीक में अगर वो घोषणा भी करते हैं तो एक कह सकते हैं कि पैरामिडिक्स वो सफल नहीं होगा, एक एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा, क्योंकि उनमें बहुत चेहरे भी बहुत हैं। राहुल गांधी को बनाएंगे, ममता बनर्जी को बनाएंगे, या नीतीश कुमार तो खुद भी मतलब इसी के सूत्रधार हैं। नीतीश कुमार ने ही इसकी शुरुआत की है, बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि उनकी बात होगी कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए अब लोग पहले के दौर में नहीं है कि भाई कोई भी होगा चेहरा देखता है कि सबसे पहले चेहरा कौन है हमारे प्रधानमंत्री के रूप में। तो सबसे पहले लोग चेहरा देखने के बाद ही तय करता है कि ये है या नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर यदि मोदी की पहले से ही तय है बीजेपी की तरफ से, और राहुल गांधी का क्लियरेंस नहीं हो रहा है, इंडिया के गठबंधन से कोई क्लियरेंस नहीं हो रहा है, तो फिर बड़ा मसला तो है ही ना। देखिए, बड़ा मसला तो है। मैं वही तो आपको बता रहा था कि जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के पास मतलब अब कह दें कि अगर लड़की, शादी के लिए लड़की एक है और दूल्हे कई हैं, तो उसमें से तो चयन करना पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली। ये महाभारत तो है नहीं कि पांचाली के 5 पति थे। ठीक है, तो यहाँ पर उनको डिसाइड करना होगा और जनता के समक्ष है पहले लाना होगा, क्योंकि जनता भी उनसे कुछ सवाल पहले का पूछेगी, दौर नहीं है। उनको जानेगी। वो पहले वाला दौर ख़त्म हो चुका है। आज की राजनीति जो है युवा डिसाइड करते हैं। मुझे याद है आज से लगभग 15-20 सालों पहले अगर हम जाएं तो ये होता था कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तय करते ये तय करते थे कि किसको वोट देना है। आज के समय में वो चीज़ें बिल्कुल तरीके से बदल चुकी है। वो चीज़ें अब रह नहीं गई हैं। अब युवा डिसाइड करते हैं, घर वालों को बताते हैं। इनफैक्ट मैं और आप भी कहते हैं अपने घर में कि फलाने को वोट देना है, इस पार्टी को वोट देना है, अमुक व्यक्ति को वोट देना है। तो ओवरऑल कैलकुलेट करें तो बीजेपी का परिणाम फिर एक बार भारी रहेगा। देखिए, पलड़ा भारी है, ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह से सीटों की बात की जाए तो सीट मेरे ख्याल से जो सीटें उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो विपक्षी इंडिया गठबंधन बनी है तो मजबूत गठबंधन है, ऐसा नहीं है कि गठबंधन मजबूत नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी को मोदी के चेहरे का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से अभी हालिया दिनों में चंद्रयान-3 का नहीं, सफल, आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत इंडिया का गठबंधन है, लेकिन इतने दल हैं, इतनी पार्टियां हैं, आपसी सामंजस्य बरत पाएंगे ये लोग? यही चीज़ तो देखने वाली बात होगी कि सीट बंटवारे में नीतीश कुमार क्या 17 सीटों से कम मान पाएंगे? लालू यादव ने तो पहले स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं। क्या कांग्रेस जो 25% की बात कर रही है, 10 सीटों की बात कर रही है, क्या वो अब मैं आपको बता दूं फैक्ट जो चीज़ें हैं, कांग्रेस 3 से 4 लोकसभा सीट से ज़्यादा चुनाव लड़ने की ना उसकी ताकत है, ना ही वैसे कोई कैंडिडेट है उनके पास। अगर चेहरा भी देखा जाए कांग्रेस के पास, हाँ, लेफ्ट अगर उसकी मांग है, 8 सीटों की मांग है, तो हम कह सकते हैं 5 सीटों पर उनके पास चेहरा है, उनकी एक बुनियाद है। एक तरह से उनका जो है जो उनका कुनबा कह सकते हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका जो बूथ लेवल पर जो काम हो रहा है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, वो अगर कोई रैली करते हैं, कोई आम सभा करते हैं, तो उनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए ज़रूरत होती है, वो गाड़ियां भेजते हैं, भोजन का प्रबंध करवाते हैं। लेकिन लेफ़्ट एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग उनके नेता को सुनने के लिए खाली पेट आते हैं, पैदल चलकर आते हैं, हाथों में झंडा लेकर आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो असर रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल असर रहेगा। मैं आज बता दूं आपको कि कांग्रेस से अगर
कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर अभी बिहार में लेफ्ट है। और जिस तरह से अगर सीट बंटवारे में अगर बात नहीं बनी तो मैं आपको बताऊं कि वही 2019 वाला ही लगभग खेल कहीं ना हो जाए। तो बीजेपी को तो फायदा पूरा मिलेगा ना, सीट बंटवारे की बात क्लियर नहीं बनेगी तो। देखिए, बीजेपी को फ़ायदा तो मिलता दिख रहा है। बीजेपी ये भी देख रही है ना, आपने पप्पू यादव का सुना होगा। पप्पू यादव बराबर कहते रहते हैं, जो कोसी क्षेत्र के अच्छे लीडर माने जाते हैं। उनकी पत्नी भी वहाँ से चुनाव जीतती थी, खुद भी जीतते थे। अभी राज्यसभा से सांसद ज़रूर हैं उनकी पत्नी रंजीता रंजन, लेकिन जिस तरह से जो बातें चल रही हैं, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव को शामिल, देखिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो छटपटाहट है वो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है इस इंडिया गठबंधन में, वो बार बार कह रहे हैं, बार बार नोटिस दे रहे हैं। जैसे मोबाइल पर आप देखते हैं ना कि एक नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही नोटिफिकेशन आ रहा है उनका, और वो बिना पढ़े ही लोग स्किप कर दे रहे हैं। क्योंकि कभी भी तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि कोई यादव का बड़ा नेता उनके समकक्ष खड़ा हो, क्योंकि देखिए प्रभुत्व तो है। पप्पू यादव उस समय से चुनाव तो ये अपने तरफ से ही तो भी खड़ा कर सकते हैं ना अपने। नहीं, लेकिन वो ताकत उनको नहीं मिलेगी ना। पप्पू यादव जो लोकसभा चुनाव जीता करते थे, मैं आपको बताऊं कि विधानसभा चुनाव में जब वो खुद खड़े हुए, तीसरे नंबर पर थे वो। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आज भी कहीं ना कहीं लोग पार्टियों पर वोट देते हैं, दल पर वोट देते हैं, धर्म पर वोट देते हैं, जाति पर वोट देते हैं, उन पैसे पर वोट देते हैं। मैं एक और चीज़, बड़ी चीज़ है, पैसा भी बहुत फैक्टर है, वो उस पर वोट देते हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत कम ऐसे सांसद होंगे। पप्पू यादव किधर जाएंगे, क्या लगता पप्पू यादव ने तो कह दिया। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि पप्पू यादव एनडीए में नहीं जाएंगे, है? एनडीए में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस में जाएंगे। वो कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कांग्रेस उन्हें लेती है या नहीं लेती है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हाँ, जिस तरह से पप्पू यादव में जो घबराहट है, छटपटाहट है, इस बात को लेकर, वो टिकट को लेकर सब चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि देखिए पप्पू यादव की तो जो कांग्रेस इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये कहाँ के रहेंगे? कांग्रेस नहीं अगर उनको लाती है अपने खेमे में, तो वो फिर अपनी जाप पार्टी को, आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में वो भी पूरे अपने लाव लश्कर के साथ सबके साथ घूम रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बूथ लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, जिस तरह से सामाजिक कार्यों में पप्पू यादव रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मुझे ये कहने में कभी गुरेज नहीं होगा कि शायद बहुत कम ऐसे सांसद होंगे जो पप्पू यादव इतना गरीबों की मदद करते होंगे। लेकिन अब बात ये होती है ना कि क्या जनता समझ चुकी है, या जनता, पहले कहते थे कि नेता जनता को ठगते थे, तो क्या जनता ने भी अब नेता को ठगना शुरू कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तमाम सारी बातें हुई है और राजनीतिक सीट को लेकर चर्चा इस विस्तृत इस बात को लेकर हो कि लोकसभा सीटें कौन किसके पास कितना सीटें जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, बड़ा बहस का विषय बना हुआ है। इस बात को लेकर राजनीति, दोस्तों, इससे जुड़े तमाम और भी एनालिसिस हम आपके सामने लेते आएंगे और कई डिस्कशन लेते आएंगे जो कि राजनीतिक जो सियासत है उससे करवटें कब बदलती है, क्या कुछ होता है, और भी हम एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।